ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हरियाणा बिजली निगम के कर्मचारी देवराज के कामकाज का तरीका क्या है, ये देखिए जरा। जो और है, जेई है, एक्सेन है, उनकी अपनी टीम अलग होता है, उनका डिपार्टमेंट अलग होता है। मैं तो जो आपकी मदद कर सकता हूँ, अपने लेवल की मदद कर सकता हूँ, साहब को रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, उसको कंसीडर करना न करना तो उसके हाथ में हमारे तो सर बात कर लीजिएगा। मैंने कर लिया बात, तभी मैं आपके पास का सर 7 कर लीजिएगा, एक बार बात कर लीजिएगा सर। कोई चिट्ठी नहीं है। कोई प्रॉब्लम हो तो मैं डायरेक्टली आपको कॉल कर सकता हूँ। टाइप की प्रॉब्लम लाइजनिंग कंपनी खोलने की सोच रहा हूँ, अलग से सर्विसेज कंपनी। सर 3 मेरा हो जाएगा तो बहुत मतलब बढ़िया दिन हो जाएगा सर। सारी चीजें मेरे हाथ में नहीं होती, बात को समझते हैं आप, बात को समझने की कोशिश, आप बचपने वाली बात कर रहे हो। मैंने आपसे कुछ कहा कि मैं एक पैसा लूंगा 10 लूंगा, मैंने तो कुछ नहीं कहा ना। मैं आपको चिट्ठी बना रहा हूँ ना, आप बिल्कुल ही ना मानो। बात तो उसने करनी है, चिट्ठी तो उसने साइन करनी है। जो उन्होंने कहा मैंने आपको करने कर दिया। फोर्स तो नहीं करा, मेरी बात मानो यार। मैंने आपसे कुछ कहा तो नहीं कि मेरे को क्या चाहिए, मैं तो कुछ नहीं चाहिए मेरे को, तो बात खत्म हो गया। सर एसडीओ साहब ने कहा कि आप कंसिडर कर लोगे। रिजिड कभी भी नहीं होते हैं, आप तो एक रिजिड होकर बैठ गए। नहीं सर, टोटल सर वो वहाँ पे 15 मांगेंगे सर। मैं आपको बता रहा हूँ पहले, जो सर आपका जेई वगैरह डिपार्टमेंट है, जब वो इंस्टॉलेशन के लिए आएंगे, सीलिंग के लिए आएंगे, इन सब चीज़ों के लिए आएंगे, टोटल 15 तक करेंगे सर वो। उनको 5 दे देना सर। टोटल तो 20 का है सर, अगर कॉन्ट्रैक्टर होता है ना टोटल 20 लेते हैं वो। जैसे प्रमोद साहब वही कराते हैं तो टोटल 20 में करा देते हैं। तो सर फिर कंपनी सर डायरेक्टली फिर इनको ही दे देती। चलो तो सर हमको लाइजनिंग ऑफिसर रख रखा है सर, इसलिए रख रखा है कि थोड़ा इसलिए तो है ना, 10 उधर 5 आपके 4 आपके। सर वो 5 में थोड़ी मानेंगे वहाँ पे। तो बता नहीं, मुझे वो करनी पड़ेगी ना, आपको उनसे बात करनी पड़ेगी। अब उनकी बात का तो मैं नहीं कह सकता ना आपको कुछ भी। इतना आपको खर्चा होगा ना, जैसे मान लो 1 लाख का आपका क्लेम है तो उस पर 15,000, इस तरह से मतलब 15% आपको, आप 1 लाख का बैक डेट में करा रहे हो। सर 1,000 कम कर दूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। बाकी सर आपके पास मेरा नंबर है, मेडिक्लेम कराना हो तो सर बता देना। मैं सारे काम करवा दूंगा तेरे से, और जबान से नहीं करते। 100-500 में सर आपका तो कुछ नहीं जाएगा। मेरे को कुछ नहीं मिलेगा सर। इनसे जान पहचान करा सकते हो आप अजय माखन जी से? सभी से करवा सकते हैं। बातों को सुन के कह भी सकते हैं, जिस तरीके का अनुभव ये रखते हैं, खुद को पारंगत पाते हैं घूसखोरी में, भ्रष्टाचार के पितामह कहलाना ज्यादा पसंद होगा इनको अगर उसी अंदाज में बात करें तो। आज हालांकि अंदाज बदल गया है, जिस तरीके से हमारे तमाम सहयोगियों के पास लगातार कॉल आ रही है कि आप इसे रोको, उस दौरान किस मुंह से ये बात करते होंगे, अंदाज क्या है, वो सब हम अपने सहयोगियों के द्वारा ही हम आपको सुनवाएंगे। हमारे सहयोगी दीपक आहूजा भी जुड़ेंगे हमारे साथ, उनके पास भी बहुत सारी रिक्वेस्ट आई है कि ये स्टिंग ऑपरेशन जो है इसे हम रोक दें, स्टिंग ऑपरेशन हम ना दिखाएं, भला हम ऐसा क्यों करें, हमें आपकी फिक्र है। उमेश जी। ये बिल्कुल जिसे कहते हैं निर्लज्जता। एक ज़माना था, मुझे अच्छी तरह याद है कि जिस अधिकारी के घर में रिश्वत की कमाई आती थी जी, पूरे मोहल्ले में कानाफूसी होती थी कि देखिए इसके घर रिश्वत की कमाई आती है। उसको एक तरह से हेय दृष्टि से देखा जाता था, अपमानजनक दृष्टि से देखा जाता था, उसको मोहल्ले में सम्मान नहीं मिलता था। और आज हालत ये हो गई है कि जिसके घर में रिश्वत की कमाई आती है, समाज के लोग कहते हैं कि बड़ा आदमी है, बहुत कमाई है इसकी जी। और मैंने तो यहाँ तक देखा है, एक जगह वार्तालाप हो रही थी 2 गांव के लोगों में और पूछा कि लड़की का रिश्ता कर दिया, उसने कहा कर दिया। लड़का क्या करता है, उसने कहा सरकारी नौकरी करता है। कितना कमाता है, तो उन्होंने कहा ये, मैंने खुद वार्तालाप सुना, उसने कहा कि तनख्वाह तो कम है लेकिन ऊपर की कमाई अच्छी है। इससे ज़्यादा बेशर्मी क्या होगी जो ये कहना चाह रहा है कि मेरी लड़की का होने वाला पति भ्रष्ट है, रिश्वतखोर है। जी। जब समाज में इस तरह की भावना आ जाए, उस समाज का उद्धार कुछ ऐसे लोग कर सकते हैं। ये बात परिवार तक हाँ, तो सही लगती है, लेकिन जब आपके साथ ऐसा वाकया होता है पर कितने जोर का करंट लगता है फिर? तो मैं वही कह रहा हूं, उसी तरह के लोग फिर पैरवी लगवाते हैं कि किसी तरह से इस ऑपरेशन करंट को रुकवाया जाए, उसमें से उनका नाम निकलवा दिया जाए, ये मेरा भाई है, मेरा चाचा है, ये मेरा दामाद है, ये मेरा फला है। और आप देवराज की शक्ल आप देखिए, उम्र दराज व्यक्ति हैं,
उनको इस उम्र में भी अगर ये अकल नहीं आई कि रिश्वत लेना पाप है, अपराध है, कानूनी अपराध है, बहुत निर्दयी है पैसे मांगने के तो मामले मुझे में। लगता है कि ऐसे व्यक्ति को सबक बख्शा मिलना नहीं चाहिए। होगा आप लोगों को। आप जब भी गए होंगे पाई पाई का हिसाब लिया होगा, ये नहीं कि भाई 2-4 पैसे में कम में काम बन जाए, तो ऐसी बात बनी नहीं होगी। उनका अंदाज बता रहा है रिपोर्टर जी। हाँ। नहीं, आप बताएंगे कि, और कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता। बिल्कुल। कैमरे के सामने जिस तरह से उन्होंने निर्लज्जता से बात की है, उससे लगता है कि रिश्वत लेने में वो बहुत बड़े पारंगत है। जैसा कि हमारे अंडरकवर रिपोर्टर बता भी रहे थे कि हम तो कुछ जुगाड़ लगा के गए थे, यानी कि हम कुछ ओरा लेके गए थे ताकि घूसखोरी की बात कर सकें। अब बेचारी आम जनता वहां पे पहुंचती होगी तो उसको तो गालियां तक देते होंगे कि भाग यहां से, पैसे नहीं है, क्यों आया है। बताएं आप। अगर आप देखेंगे जब हम गए जी तो हमसे जिस तरह से बात हो रही थी, 20,000 में बात हो रही थी बाहर, जी बंदे बैठा रखे थे। जी। उसके बाद उन्हें काम पता लगा थोड़ा छोटा है और 2-4 लोगों को जानते हैं, तो 15 पे आ गए। आखिरी में ये फैसला हुआ कि 10 तो देता ही देता है जो भी एजेंट होता है, जी और वो पता करके 10 लोगों से जो वहाँ पे एजेंट्स बैठे हुए थे उनसे पता करके कि 10 तो होता है। अब नया बंदा हूँ तो जाके ये बोलना पड़ा कि 2-4 डिपार्टमेंट में मैं और भी होके आया हूँ, जी। वहाँ पे भी पैसे दिए हैं, आपका वहाँ पे भी काम करवा सकता हूँ। तो उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि उनको लाइजनिंग लगा कि ऑफिसर, एक और माध्यम मिला है कमाई बढ़ाने का। बिल्कुल उनको लगा कि हाँ ये लाइजनिंग ऑफिसर सही में है, शायद ये लाइजनिंग करता है इधर उधर। बड़ा अच्छा नाम दिया गया है, लाइजनिंग ऑफिसर, सम्मान वाला नाम है। अगर हमारी गुड़गांव में जाएं, शायद ही कोई कंपनी है जहाँ पे लाइजनिंग ऑफिसर नहीं होता। जी वो इसीलिए होता है ताकि गवर्नमेंट से अपना काम निकलवा सके, क्योंकि जी। गवर्नमेंट किसी का काम करके खुश नहीं है। जी गुड़गांव जो एक मिलेनियम सिटी की हम बात करते हैं, और बिजली जब हम बात करते हैं आज के मॉडर्न ज़माने में, ये एक बुनियादी ज़रूरत है। जी जैसे खाना और पीना है, व्यापार के लिए तो खाने पीने के बराबर है बिजली। जी 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 बिल्कुल आपका न्यूज़ चैनल नहीं चल सकता बिल्कुल अगर नहीं बिजली चल ना हो। सकता। जी जो देख रहा है घर में टीवी इस वक्त, उसका टीवी नहीं चल सकता अगर बिजली ना हो। साहब, जीवन बचाने के लिए बिजली की जरूरत है। कई दफे ऐसे जो मेडिकल के उपकरण हैं उसकी जरूरत वहां पे बिजली की बहुत ज्यादा पड़ती है। मैं आ रहा हूं आपकी तरफ। हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक भी लगातार जुड़े हुए हैं इस पूरी खबर पे बातचीत के लिए। दीपक, आपका भी बड़ा योगदान रहा है इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने में। आपने क्या अनुभव किया इस पूरे ऑपरेशन को करते हुए? देखिए मनीष, मैंने कुल मिला के यही अनुभव किया कि जो सरकारी ऑफिस है इसमें कोई भी फाइल अगर मूव करनी है तो उसके लिए रिश्वत चाहिए, और हर एम्प्लॉय रिश्वत लेगा तभी जाकर आपकी फ़ाइल मूव होगी। अदरवाइज़ वो फाइल वैसे ही डंप कर दी जाएगी, उसको पेंडिंग कचरे में डाल दिया जाएगा। और फाइल भी तभी मूव होगी जब वहाँ पर जो रिकॉग्नाइज्ड एजेंट है उनके थ्रू वो फाइल मूव होगी, और अदरवाइज फाइल मूव ही नहीं होगी। और इस तरह के करप्शन में डिपार्टमेंट डूबे हुए हैं कि आम अच्छा, आदमी एक बात का दीपक, जीना और दुश्वार कोई है। सामान्य आदमी अगर प्रोसेस को समझ लेता है, वो जाके कहे कि आप सीधा पैसा मेरे से ले लो, तो उसकी बात नहीं सुनी जाएगी। बिल्कुल सामान्य आदमी की बात बिल्कुल नहीं सुनी जाती। वहाँ अगर आदमी जाता है तो उससे धक्के खिलाए जाते हैं। इनके ऑफिस के बाहर एक एजेंट बैठे हैं, वह एजेंट उस जो परेशान आदमी होता है जब बाहर जाके रोता है तो वो एजेंट उनसे कांटेक्ट करते हैं, उनको कहते हैं कि आपका ये काम करवा दिया जाएगा। और वो निगाह जमाए बैठे होंगे कि कौन सा परेशान आदमी आ रहा है, उसको जाके झांसा देते होंगे। जैसे ब्लैक में टिकटें बेची जाती हैं सिनेमा हॉल के बाहर, के भाई सब टिकट नहीं है, क्या ले लो आप। बिल्कुल इसी तरह का माहौल होता है। जब जैसे ही कोई अधिकारी के केबिन से कोई जो परेशान व्यक्ति है वह बाहर निकलता है, और वो बाहर जो एजेंट बैठे होते हैं उनको यह अधिकारी फ़ोन कर देते हैं कि आप ये बंदा मेरे यहाँ से निकला है और आप इस आदमी को कांटेक्ट करो, और ये परेशान है और अपने काम कराने के लिए हमारे को पैसे दे सकता है। तो उस दौरान वो जो एजेंट है वो उस जो आम आदमी है उससे कांटेक्ट करते हैं, उनको आश्वासन देते हैं कि हम आपका ये काम करवा देंगे और इस एवज में इतने रुपए लगेंगे। उस तरह इनका काम होता है। अदरवाइज जो सरकारी डिपार्टमेंट है, अगर बिजली डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ काम होना तो बहुत मुश्किल बात है। जी, हम लौटते हैं फिर से अपने अंडरकवर रिपोर्टर्स के पास। उमेश जी के पास भी जाएंगे, दीपक आपसे भी बात करेंगे, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं। इसी कड़ी में एक और रिश्वतखोर अधिकारी की कारस्तानी हम आपके सामने रख रहे हैं। इनका नाम बता देते हैं, अशोक शर्मा। ये एसडीओ विजिलेंस डिपार्टमेंट में सब डिविजनल इंजीनियर के पद पर कार्यरत हैं। ये विजिलेंस डिपार्टमेंट में नियुक्त हैं, लेकिन सवाल ये है कि बेधड़क रिश्वत लेने वाला ये अधिकारी कैसे बिजली की चोरी को रोकता होगा।
साहब ने 2 मीटर पैनल को सील करने के नाम पर 35,000 रुपए की डिमांड की और सौदा 30,000 रुपए में तय भी हो गया। आइए अब हम आपको दिखाते हैं जनाब का पूरा खेल। बात तो की नहीं ऊपर से नीचे। अच्छा आपका करना कितना है कम से कम? सर 20 और 15 35। हाँ 30 तो आपने उस दिन बताए थे। अभी आप कह रहे थे कि जो 30 कम नहीं। आप बता दो, देखो 6 महीने पुराना केस हो गया। हमारी कोई पेमेंट है? देखो आज तो मैं दूंगा नहीं आपको, ठीक है ना? आज तो हम पैसे मिले हैं, इसलिए कि भाई आप निश्चिंत रहो कि क्यों जान साहब, बाकी आपको बहुत जल्दी मैं दूंगा, ठीक है ना? हम अपने अंडरकवर रिपोर्टर की तरफ जाएंगे, लेकिन उमेश जी एक बड़ा सवाल है, उसका जवाब मैं चाहूंगा आपसे। हम ये नहीं कहते कि इनको शासन प्रशासन का संरक्षण प्राप्त है, लेकिन शासन प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है, ये बहुत स्पष्ट है। क्योंकि जब हमारे अंडरकवर एजेंट रिपोर्टर समाज सेवी जाके ऐसा कर सकते हैं, तो जिसकी जिम्मेदारी है वो ऐसा क्यों नहीं करता है? यही तो सबसे बड़ी बात है। समाज में जो जितनी गिरावट देखने को मिल रही है वो कल्पना से परे है। जिस व्यक्ति को जो जिम्मेदारी सौंपी गई है वो अपनी जिम्मेदारी से ठीक उलट काम कर रहा है। विजिलेंस विभाग का काम है इस तरह के गलत काम करने वाले लोगों को पकड़े, वो खुद गलत काम कर रहा है। इसलिए कई बार कोर्ट ऐसे लोगों को इसलिए कड़ी सजा देता है कि वो अपनी जिम्मेदारी से ज्यादा भटका है। जी, अब मांस मदिरा समाज में एक आम बात हो गई है, लेकिन अगर मंदिर का पुजारी मांस मदिरा का सेवन करे तो सबसे बुरा मानते हैं कि वो मंदिर का पुजारी है वो। इसी तरह से विजिलेंस ऑफिसर से इंसाफ ने अपराध की इंतहा कर दी है। जी, और आप ये देखिए कि एक जमाना था जी, जब लोग रिश्वत लेते थे, छुप कर लेते थे, टेबल के नीचे पैसे रख करके उसको काउंट करते थे चुपचाप, किसी को भनक तक नहीं लगने देते थे। अब ये देखा है कि ओपनली टेबल पर रख करके और उसके 4-5 कुलीग वहां बैठे हुए हैं, उनके सामने वो पैसे काउंट करते हैं। इससे ज्यादा दुस्साहस और अफसरों का क्या होगा? मैं कह रहा हूं कि समाज के आम आदमी को आगे आना होगा, ऐसे दुस्साहसी अफसरों को पकड़वाने में उनको मदद करनी पड़ेगी, तभी यह समाज में सफाई हो सकती है। इस गंदगी को हम साफ कर सकते हैं। हम मुहिम चला रहे हैं, लेकिन इस मुहिम में हम फिर बार बार कह रहे हैं कि हमारे दर्शकों का, समाज के आम आदमी का सहयोग बहुत जरूरी है, क्योंकि इसकी करप्शन की जड़ें बहुत गहरी हो चुकी हैं। हर कोई रिपोर्टर बनेगा तभी सारी चीजें हमारे सामने आ पाएंगी। आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर? जी जी बिल्कुल, आप ही की बात कर रहा हूं मैं। ये अशोक शर्मा जी जब इन्होंने ये पैसे की डिमांड की थी तब ये M&P में थे, एसटीओ के पद पे। जी। अब ये विजिलेंस में है। जी, तो ये मीटर सील करने के पैसे लेते हैं। जी। इनकी ड्यूटी होती है कि उधर मीटर को सील करके सारा ठीक ठाक हो जी। और सारी टेस्टिंग करते हैं। उसके ये 15 से 20 हज़ार रुपये रिश्वत मांगते हैं। 2 केस हो गए थे, इन्होंने उसके 35,000 रुपया मांगा। और इन्होंने मेरे को ये भी बताया कि इनको ये पैसे ऊपर तक पहुंचाने होते हैं। जी, इनके ऊपर के अफसरों तक अगर पैसा नहीं पहुंचाया जाएगा तो इनको गुड़गांव से बाहर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, क्योंकि ये पैसे दे के गुड़गांव में पोस्टिंग लेते हैं। कुछ का तो ये कहना है कि अगर सारी ज़िंदगी अगर हम गुड़गांव से बाहर नौकरी करें और 3 साल सिर्फ गुड़गांव की नौकरी कर लें तो बहुत अच्छा है। इतना पैसा इधर गुड़गांव में पोस्टिंग के लिए फिर पैसे खिलाए जाते हैं। गुड़गांव में पोस्टिंग के लिए पैसा खिलाया जाता है। और इनका ये भी कहना था कि अगर अफसरों को मैं पैसे नहीं दूंगा तो वो मेरे को इधर से गुड़गांव से इस जगह से हटा देंगे। जी, आप तो जी बोले। और ये वैसे इन्होंने काम कर दिया था। जी। बहुत बार इन्हों के फ़ोन आए कि भाई मेरा ये आपने हिसाब नहीं किया, मैंने एक काम कर दिया, अब तुम मेरा हिसाब करो, फिर दूसरा करो। फिर ये अचानक मेरे से मिले टाइम दे के जी, और फिर मैंने कहा भाई आज तो मैं आपका हिसाब नहीं करूंगा क्योंकि आपका 6 महीने पुराना केस हो गया है। जी, तो इन्होंने 15 और 20 हज़ार मांगे। तो फ़ोन पे ये 30 हज़ार रुपया मांगते थे।
जी। तो मैंने कहा ठीक है, ये आपको बाद में दूंगा मैं 30, आज तो और वैसे ये आप हर दूंगे। डिपार्टमेंट में है उमेश जी। यहाँ पे हम इन अधिकारियों को, कर्मचारियों को पाते हैं, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने कहा है कि तैनाती के लिए पैसे खिलाने पड़ते हैं, कि आपकी तैनाती किस शहर में हो और इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदारी किसी की बनती है, तो चंडीगढ़ में बैठी सरकार के मुखिया जो हैं, कर्ता धर्ता हैं, उनकी है। इसमें तो कोई शक ही नहीं है, क्योंकि वो कहते रहे कि जैसा राजा वैसी प्रजा। अगर ऊपर बैठे अधिकारी ईमानदार होंगे तो ये लोग कभी भी इस तरह का दुस्साहस नहीं कर पाएंगे। वो बल्कि ये अधिकारी जब रिश्वत लेते हैं तो यहाँ तक कहते हैं कि देखिए हमें ऊपर तक पहुँचाना होता है, लेकिन ये ऊपर तक कहाँ तक है ये कोई नहीं बताता। ऊपर तक का क्या अर्थ है कि उसमें मंत्री भी शामिल हैं या सेक्रेटरी लेवल तक ही बात निपट जाती है। ये ऊपर तक का जो अर्थ आज तक हमें नहीं समझ में आया। और सबसे बड़ी बात ये कि जितने रिश्वतखोर अफसर हैं, आप किसी से बात करके देख लीजिए, सबसे ज़्यादा ईमानदारी का ढोंग करते हैं। सबसे ज़्यादा वो कहेंगे कि देखिए हमने आपसे पैसे ले लिए ना, अब आप निश्चिंत होकर घर जाइए, आपका काम हो जाएगा। रिश्वतखोर हम ज़रूर हैं, लेकिन हमने अपना ईमान नहीं बेचा है, हमने जो आपको कमिट कर दिया वो करके दिखाएंगे। मतलब वो कहेंगे कि पैसा लिया है तो हम आपका काम भी करेंगे। अरे काम बिना पैसे करते ये आपकी जिम्मेदारी है, क्यों नहीं करते बिना पैसे? सरकार आपको तनख्वाह किस बात की देती है? जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं उस कुर्सी पर बैठे व्यक्ति का एक जिम्मेदारी बनती है, ड्यूटी बनती है कि किसी भी व्यक्ति की जो आपके पास आता है उसकी समस्या का आप हल करो जी। लेकिन समस्या हल करने की बजाय आप उसे समस्या में डालते हैं, उससे रिश्वत मांगते हैं और उसके बाद फिर ईमानदारी का ढोंग करते हैं कि आप निश्चिंत होकर घर जाइए, आप का पैसा आ गया है, अब आपका काम हो यहाँ जाएगा। पे ये है ना, डर यहाँ पे ये है कि जिस तरीके से पूरा नेक्सस बना हुआ है, कड़ी जुड़ी हुई है आपस में, उसमें कोई बेचारा ईमानदार बंदा फंस गया, वो कहां से पैसे वसूलेगा और कहां से पैसे ऊपर पहुंचाएगा, फिर तो उसकी शामत आई। आज से कोई 25 साल पहले का, मैं करीब 25 साल पहले का एक किस्सा बता। इंडियन एक्सप्रेस में एक खबर छपी थी, फ्रंट पेज पर खबर छपी थी। अशोक खेमका जैसा कोई आईएएस अफसर था जो ना रिश्वत लेता था और ना रिश्वत लेने वालों को बर्दाश्त करता था जी। उस व्यक्ति से पूरी की पूरी मशीनरी इतनी त्रस्त थी कि उस व्यक्ति को पागल घोषित कर दिया और पागल घोषित करके नौकरी से निकाल दिया। तो ईमानदार अफसरों की क्या दुर्गति होती है ये भी आप को मैं बताना चाह रहा था। लेकिन इस पूरे सिस्टम से लड़ने के लिए बड़ी इच्छा शक्ति चाहिए। अगर कोई व्यक्ति लड़ने के लिए थोड़ा सा साहस दिखाता है तो आम जनता उसके साथ खड़ी होगी, आम जनता का सहयोग उसको भरपूर मिलेगा, लेकिन पहले उसको इच्छा शक्ति दिखानी पड़ेगी। अंडरकवर रिपोर्टर नंबर 1 के पास चलते हैं। चूंकि पूरे सिस्टम को आपने देखा, खंगाला, आपकी बातचीत उनसे हुई होगी, थोड़े से कैजुअल भी हुए होंगे आप लोग, क्योंकि उनको भी लगता होगा कि ये बंदे अगर हमारे से सेट हो जाते हैं तो बहुत कुछ खिलाएंगे आगे तक। और क्या क्या कुछ आपने रीड किया उनमें? ऐसा नहीं है कि वो मुझसे ज़्यादा फ़ायदा देख रहे थे कि इससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। चक्कर ये है कि उनको तो खाली इतना कन्विंस करना था कि मैं एजेंट बनने के लिए क्वालिफिकेशन मेरी पूरी है, मैं इधर भी सेटिंग कर सकता हूँ। क्वालिफिकेशन यानी कि मैं रिश्वत दे सकता हूँ, ले सकता हूँ, मेरे को सेटिंग आती है, इतना का आपका है। देसी भाषा में कहें कि मतलब एकदम शुद्ध अंदाज में कहें, वो तो बिचौलिए जो होते हैं, वो तो फैसिलिटेटिंग एजेंट बोलते हैं हमको। अब एक हंसी की बात बताता हूँ, जैसे एडिटर साहब ने कहा जी कि कहाँ से अप्रोच लगती होगी इन नौकरियों के लिए, ये तो खैर जाहिर है कहाँ से अप्रोच लगती है। एजेंट बनने के लिए भी अप्रोच लगती है। वो साहब जी, इनके जो एजेंट हैं गुड़गांव में बैठते हैं, वो भी सेंटर के मंत्रियों के नाम लेते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स के। और अगर आप सुनेंगे भी तो इसमें देखेंगे भी कि मैंने एक देवराज साहब को कहा है एक मिनिस्टर का नाम कि क्या आप मुझसे उनकी जान पहचान करा देंगे, क्योंकि दूसरा एजेंट तो उसका नाम लेके काम कर रहा है। और मैंने कहा आपने इसका तो 1 मिनट में कर दिया। वो कहता है जानते हो ये कौन है, इनको उन्होंने लगवाया है। तो डायरेक्ट वहां मंत्री जी ने भर्ती करवाई थी, हालांकि अब तो मंत्री नहीं है जिस नाम भर्ती का। नहीं है। हाँ। ये तो एजेंट है, ये तो एजेंट है, इसकी कोई नौकरी नहीं है। लेकिन इसका कट देखो ना, अगर मैंने 10 में डील की है जी, 2 मेरी जेब में जा रहे हैं यहाँ पे, मैं उसको 8 दे रहा हूँ जी। 10 में डील हमने फाइनल की, उसके बाद मैंने 8 उसके लिए फाइनल किए, और ये मैं उसको बता रहा हूँ सामने से। तो एजेंट की कमाई भी कितनी है गुड़गांव में। हर एक विभाग में एक एजेंट बना देते हैं, 2 एजेंट बना देते हैं, 4 एजेंट बना देते हैं जी।
एक इलीगल काम करने वाला आदमी जो आपके लिए रिश्वत ले सके सामने से और आपको लाके दे सके अंदर जाके, उसके लिए भी अप्रोच आती है मंत्रियों तक की। दीपक, क्या करता है गुड़गांव में एंटी करप्शन सेल? क्या करती है यहाँ पे विजिलेंस की टीम और क्या करते हैं पुलिस वाले? तमाम तामझाम जो लगाए गए हैं इस हाईटेक सिटी में, कहा जाता है कि बहुत सुरक्षित शहर है, बहुत कुछ कर रहे हैं हम, वहां पे सब कुछ इतना खुलेआम हो रहा है। देखिए मनीष, विजिलेंस की बात करूँ तो यहाँ विजिलेंस की कोई टीम है, टीम तो है, ऑफिस भी है, यहाँ एसपी भी बैठते हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर यहाँ पर कुछ नहीं होता है। आपको एक किस्सा बताता हूँ। 2001 की बात है, यहाँ हुडा में स्टेट ऑफिसर हुआ करते थे RS खरब। इनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई। विजिलेंस ने करीब 7 साल बाद इंक्वायरी अपनी फाइनल की और इसमें RS खरब को दोषी बताया। एक HCS ऑफिसर हैं प्रदीप कुमार, उनको दोषी बताया और उसके समेत करीब 7-8 लोग ऑफिसर्स हैं, उन्हें दोषी बताया गया। उन्हें बताया गया कि इनकी वजह से हुडा को करीब 10 से 12 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। चार्जशीट चलती रही, लेकिन RS खरब को हुडा का चीफ एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त कर दिया गया। इससे साफ है कि कितनी मिलीभगत है गवर्नमेंट के साथ इनकी और कितनी सेटिंग है। और विजिलेंस के जो FIR विजिलेंस ने 7 साल बाद दर्ज कराई है, उसमें भी अब तक किसी तरह की इंक्वायरी नहीं है, अब तक इंक्वायरी ठंडी पड़ी है। तो विजिलेंस का तो यहाँ कोई मायने ही नहीं है। वहां भी लाइजनिंग ऑफिसर होते होंगे जो उनको भी संतुष्ट करते होंगे। देखिए, विजिलेंस के भी बिजली डिपार्टमेंट में अपने काम होते हैं, हर एक अपने डिपार्टमेंट में अपने काम होते हैं। विजिलेंस के जो एम्प्लॉय हैं या पुलिस के जो कर्मचारी हैं जो विजिलेंस में लगे हुए हैं, वह भी इन सरकारी डिपार्टमेंट में जाते हैं फाइल लेकर और उनकी फाइल पास हो जाती है। इसके चलते वो इस तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। नहीं, वहां पे तो कुछ छापेमारी टाइप का होना चाहिए उमेश जी, जहां पे क्या वेश बदल के जाते हैं, जैसा कि हमने पहले इतिहास में पढ़ा है कि राजा महाराजा जाते थे और देखते थे कि सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं। जो अंडर कवर रिपोर्टर कर रहे हैं, जो समाज सेवी कर रहे हैं, वो आपका धर्म है। वो ऐसे छापा मारने जाएंगे जी, शाम को उनके घर पता नहीं कितने टेलीफोन आ जाएंगे और उनको एक ही बात कही जाएगी कि नौकरी करनी है तो चुपचाप अपनी नौकरी करते रहो, ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, ये छापेमारी बंद करो आप। क्योंकि जो की पोस्ट पर लोग बैठे हुए हैं वो सारे के सारे पैरवी वाले लोग हैं। उन जैसे अभी हमारे अंडर कवर रिपोर्टर ने बताया कि उस एजेंट बनने के लिए भी जब पैसे दिए जाते हैं तो बड़ी कुर्सी हासिल करने के लिए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस लेवल की पैरवी होती होगी, किस लेवल के पैरवी के बाद उनको वहाँ पर रखा जाता होगा। अगर इस ऑपरेशन करंट को दिखाने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो हम इस बात को साबित भी कर देंगे जनता के सामने कि देखिए हमने रंगे हाथों पकड़ा, सब कुछ किया, उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसका मतलब सीधा सीधा यह है कि सरकार में बैठे लोगों का इन पर वरद हस्त है। बिल्कुल वरद हस्त की बात आप कर रहे हैं। और वरद हस्तता की ही बात है कि आपने बहुत शुरू में कहा कि मेरे पास बहुत सारी कॉल्स आई हैं, हमारे और भी सहयोगी हैं। नितेश सिन्हा का कहना था अभी चर्चा से पहले कि मेरे पास धड़ाधड़ कॉल्स आई जा रही हैं। कुमार विजेंद्र भूषण कह रहे थे कि बड़ी कॉल आई। दीपक आहूजा बता ही रहे हैं। एक पर्सनल सवाल पूछूंगा आपसे इस मंच पे कि आपसे किस अंदाज में बात किया गया, क्या गुजारिश की गई, निवेदन किया गया या डराने धमकाने की भी नौबत हमने देखी कि उसका भी सहारा लिया जा रहा था फोन कॉल्स पे? मेरे से पूछ रहे हैं आप? जी बिल्कुल, आप ही से पूछ रहा हूं मैं। देखिए, मुझे लोगों ने बहुत ही पहले तो फ़ोन कॉल करके कहा कि आप कैसे हैं, बहुत दिन से आपसे बातचीत नहीं हुई है जी। तो मैं समझ तो गया था कि इतने दिनों बाद अगर फ़ोन आया है तो इसका मतलब कोई न कोई मोटी बात है, जान पहचान वाले जिसकी ये भूमिका तैयार कर रहे हैं। जी। तो उन्होंने कहा कि आप कोई प्रोग्राम इस तरह का दिखा रहे हैं क्या? मैंने कहा हाँ, प्लान है इस तरह का 6 बजे। बोले कि नहीं, वो ऐसा है कि मेरे एक रिश्तेदार का फ़ोन आया था, उनका कोई ख़ास आदमी फंसा हुआ है, वो चाह रहे थे कि भाई किसी तरह से आप उसको रुकवाओ। मैंने कहा देखिए, ऐसा है कि रुक तो नहीं सकता क्योंकि ये हमारी फितरत में नहीं है कि हम सौदेबाजी करें। जी। हमने एक बार अगर ठान लिया कि ये गलत व्यक्ति है और हमारे पास प्रूफ है उसके, हम बिना प्रूफ कोई बात नहीं करेंगे। अगर प्रूफ है तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि मैंने बताया शुरू में कहा कि हमारे मैनेजमेंट का सबसे पहला मोटो है, एकमात्र मोटो है कि समाज में सफाई करना, कीचड़ साफ करना, इस भ्रष्टाचार को खत्म करना। अब कितना खत्म होता है यह अलग बात है, लेकिन प्रयास जरूर करेंगे हम लोग। और प्रयास में
उम्मीद करेंगे कि जनता भी हमारे साथ खड़ी हो, हमारा दर्शक हमें सहयोग करे, जहां जहां रिश्वतखोरी होती है वो हमें बताए, ताकि हम उनका स्टिंग ऑपरेशन करके उन्हीं का सहयोग दरअसल अपेक्षित भी है, जी। क्योंकि वो जानते हैं कि उन्हें कहां पे परेशानी का सामना करना पड़ता है, और उन्हीं का ख्याल करके हमारे रिपोर्टर्स जो हैं, जो कि अंडर कवर हैं, वो पहुंचे हैं आम जनता बन के। जैसा कि हम दर्शकों से अपील कर रहे हैं कि आप भी ऐसा कर सकते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो करप्शन की समस्याएं हैं उसको हम उधेड़ सकें, दिखा सकें आपको। और आपको ये बता दें कि एक मानसिकता की बात मैं करना चाह रहा हूं। यहां पे हमारे पास कुछ सैंपल्स हैं जहां पे हमने स्टिंग किया है, लेकिन कॉल आ रही है बिजली विभाग के हर कोने से, मींस हर किसी को डर सता रहा है कि कहीं मेरा ना हुआ। कॉल तो उत्तर प्रदेश के मंत्री ने हमारे किसी मित्र के मार्फत करवाई है। उत्तर प्रदेश के मंत्री ने कहा कि देखिए हमारे एक रिश्तेदार फंसे हैं, आपके यहाँ से वो स्टिंग ऑपरेशन दिखाया जा रहा है, कृपया हमारे उस रिलेटिव का रुकवा दीजिए। लेकिन ये है कि ये मैंने पहले कहा कि हमारे सिद्धांत के खिलाफ है। बिल्कुल, जो गलत और है सिद्धांत की लड़ाई हम लड़ते हैं, Yes, लड़ते रहेंगे। इस बीच जिसको लगता है कि वो अड़चन बन सकता है, उसकी दाल नहीं गलने वाली है, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ और तथ्यों के साथ हम आपके सामने हाजिर होते हैं।